मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की साइंस क्लास की श्रृंखला में हमारी क्लास रहने वाली है, उस टॉपिक का नाम है आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। यह है 4th ग्रेड में एक टॉपिक दिया हुआ है आनुवांशिकी। इस टॉपिक के बारे में हम आज गहनता से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं, या आनुवांशिकी के जनक कौन हैं उनका नाम बताना है। यानी वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, या आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वो आनुवांशिकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आनुवांशिकी। आगे चलते हैं। अब हम आनुवांशिकी के जनक मेंडल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के मठ में एक पादरी थे। मेंडल ने गार्डन पी, जिसे पाइसम सेटावियम भी कहते हैं, मटर के पौधे पर प्रयोग किए। तो मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर कौन सा था? वो गार्डन पी था, यानी बगीचे का मटर था। वो कोई जंगली मटर नहीं था, वो गार्डन पी था। इस नाम को याद रखना, गार्डन पी। कौन सा मटर था? गार्डन पी, जिसको वैज्ञानिक भाषा में पाइसियम सेटावियम के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने गार्डन पी मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। मेंडल के किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित कराया। ब्रून की एक पत्रिका चलती थी वार्षिकी, उसमें उसने 1866 में इसको प्रकाशित कराया। परंतु विज्ञान जगत में ऐसा हुआ कि उन्होंने विज्ञान जगत में 3400 वर्ष, 34 या 35 सालों तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी इसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके पश्चात उनकी मृत्यु जब हो गई 1884 में, यानी उनकी मृत्यु के पश्चात 1900 ईस्वी में इनके प्रयोगों को, निष्कर्ष को वैज्ञानिक मान्यता मिली। यानी मेंडल ने ऑस्ट्रिया देश के थे, उन्होंने गार्डन पी मटर पर प्रयोग किए और 1866 में उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित कराया, लेकिन 34 वर्षों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और 1900 में इनके निष्कर्षों को वैज्ञानिक मान्यता मिली थी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों को चुना था। यानी मेंडल ने जब प्रयोग किए तो इसने कितने गुणों को चुना था? 7। याद रखना, कितने लक्षण थे? 7 लक्षण थे, जिनमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने की अक्षमता रखता था। उन्होंने पहले को प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी गुण कहा। प्रभावी लक्षण के कारक को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा और अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर से व्यक्त किया। जैसे लंबेपन के लिए टी और पौनेपन के लिए टी। तो उन्होंने प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर से लिखा और अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर से लिखा था। उन्होंने गार्डन पी पर प्रयोग किए, जिसे पाइसम सेटावियम के नाम से जानते हैं। वे ऑस्ट्रिया देश के थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है क्या कहलाते हैं। यानी वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है वे कहलाते हैं जनक पीढ़ी कहलाते हैं। यानी वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है जनक पीढ़ी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है। मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उनमें पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम कौन सा था? पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तीसरा नियम कौन था? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है। आगे चलते हैं।
थोड़ा हम इन नियमों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक मेंडल थे। उन्होंने बगीचे के मटर पर जो प्रयोग किए थे उन्हें आनुवंशिकता के नियमों की उन्हीं के आधार पर खोज की। मेंडल के कितने नियम थे? 3। पहला नियम था पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम था प्रभाविता का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। इसमें पहला मान लो प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का और तीसरा स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। अब इन नियमों के बारे में हम थोड़ी जानकारी और लेते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता नियमों में पहला और जो दूसरा नियम है ना, वो तो एक संकरीय क्रॉस पर आधारित है, और तीसरा जो नियम है वो द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। यानी पहला और दूसरा नियम तो एक संकरीय क्रॉस पर आधारित है, और तीसरा नियम है जो स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है वो द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। अब ये नियम थे क्या, इसको हम थोड़ा सा इस चित्र के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। मेंडल के एक संकरीय क्रॉस के परिणाम दिए गए हैं नीचे। जैसे पैतृक जनक पीढ़ी कौन है? शुद्ध लंबा, जिसको हम टीटी लिख सकते हैं। शुद्ध बोना है, जिसको अपने टीटी के रूप में लिखा है। जब इनका संकरण कराया गया तब क्या पहली पीढ़ी में कौन सा पौधे उत्पन्न हुए? टी और टी। ये जो पहली पीढ़ी में टी और टी दिख रहे हैं आपको, इसका अर्थ है संकर लंबा। यानी ये 3 लक्षण था लंबे का, ये था बोने का। तो पहली पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रभावी रहा? लंबा वाला लक्षण था वो प्रभावी रहा। दोनों लक्षण थे लेकिन पौधा कैसा हुआ? लंबा। तो प्रभावी कौन था? ये टी वाला लक्षण था। नियम के अनुसार इसमें लंबा पौधा प्रभावी रहा था और बोना पौधे का लक्षण अप्रभावी रहा। यानी जिसमें एक नियम प्रभावी रहता है और एक नियम अप्रभावी रहता है, वही क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। वो कौन सा नियम कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है, जिसमें एक गुण प्रभावी रहता है। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम है? पृथक्करण का नियम। यानी जब मटर के लंबे पौधे का बोने पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उगते हैं। ये तो क्या है, इसमें लंबा जो लक्षण था वो प्रभावी था, इसे तो बोलते हैं प्रभाविता का नियम। लेकिन पुनः जब इसी पीढ़ी के पुष्प में स्वपरागण कराया गया, जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में पौधे दोनों प्रकार के होते हैं। ये F2 पीढ़ी है, इसमें दोनों प्रकार के पौधे होंगे। एक शुद्ध लंबा होगा, एक शुद्ध बोना होगा और 2 संकर लंबे होंगे। क्या अनुपात हो जाएगा? 1:2:1। यानी यहाँ लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच अनुपात कितना रहा है? 3:1। ये फिनोटाइप रूप में से हम देखते हैं तो 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा बोना है, तो इसका फिनोटाइप अनुपात तो कितना है? 3:1 है। लेकिन इसका अपन जीनोटाइप जब अनुपात देखते हैं तो वो कैसा है? 1 लंबा है, 2 संकर लंबे हैं, 1 शुद्ध बोना है, तो 1:2:1 है। 1:2:1 तो इसका जीनोटाइप अनुपात है और 3:1 इसका एक फिनोटाइप अनुपात है। यानी पहले प्रभाविता का नियम था जिसमें एक नियम प्रभावी था, दूसरे में पृथक्करण का नियम था जिसमें अलग अलग जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं। जैसे टी से टी शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने भी बन जाते हैं, ये पृथक्करण का नियम था। फिर तीसरा नियम होता है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। इस नियम के अनुसार कारकों के विभिन्न जोड़े जो किसी जीव में पाए जाते हैं एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक मिश्रित होकर नए रंग रूप के जीव भी बना सकते हैं। तो ये 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता का नियम है, दूसरा पृथक्करण का नियम है, तीसरा स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है। तो पहला और दूसरा नियम तो एक संकरीय क्रॉस पर आधारित है और तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर आधारित है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेंडल के एकल संकरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मेंडल का जो एकल संकरण था उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, वो कौन सा सही है यह बताना है। मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए वन्य मटर वाइल्ड पी के पौधे को चुना था। नहीं, अपने अभी पढ़ा था कि उसने वन्य मटर नहीं बल्कि बगीचे के मटर को चुना था, यानी वाइल्ड पी के बजाय उसने गार्डन पी को चुना था। तो पहला तो इसमें क्या है? गलत है। दूसरा, मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशागति का अध्ययन किया था। हाँ, उसने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था लेकिन उसने एक बार में एक ही गुण की वंशागति का अध्ययन किया था, तो ये सही है। मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा था, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1866 से 1900 में उसको मान्यता मिली थी। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का यूज किया था, उसमें जीन नाम नहीं था, तो मेंडल ने उस जीन के लिए फैक्टर शब्द का यूज किया था, यानी ये भी सही है। तो B, C, D सही है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। कौन कौन से सही हैं? बी, सी, डी। सिर्फ एक गलत है। कुछ ने उसने कौन सा मटर चुना था? उसने गार्डन पी को चुना था, जिसे पाइसम सेटावियम के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह है लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता, क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा था वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता वो कहलाता है अप्रभावी लक्षण। यानी पहले पौधे में जो ये हुआ था, तो यानी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, जो प्रभावी लक्षण जो अभिव्यक्त हुआ वो था लंबा वाला। तो जो वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त करता है वो तो होता है प्रभावी, और जो अभिव्यक्त नहीं करता वो होता है अप्रभावी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? किसी जीन का एक वैकल्पिक रूप, यह नाम देखना, वैकल्पिक रूप। किसी जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। किसी जीन का वैकल्पिक रूप एलील कहलाता है। यानी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है उसे एलील कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है उसे एलील कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी जीव का बाह्य प्रकटीकरण क्या कहलाता है? यानी किसी जीव के बाह्य लक्षण क्या कहलाते हैं? तो किसी जीव के बाह्य लक्षण कहलाते हैं लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। बाह्य लक्षण कौन से होते हैं? रंग, आकार, ये होते हैं बाह्य लक्षण। तो किसी जीव का बाह्य प्रकटीकरण क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप हिंदी में नाम है, इंग्लिश में इसको फिनोटाइप बोलते हैं। दोनों नाम याद रखना। किसी जीव का बाह्य प्रकटीकरण क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप फिनोटाइप कहलाता है। किसी जीव का आनुवांशिकी स्वरूप क्या कहलाता है? जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। तो इसका किसी जीव का बाह्य प्रकटीकरण क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा पूछा है? आनुवांशिक विभिन्नता के बारे में पूछा है और असत्य पूछा है। सत्य और असत्य का ध्यान रखा करो। अब पहला देखो, कुछ विभिन्नताएं अलैंगिक जनन के दौरान भी उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन के दौरान कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा सफल विभिन्नताओं की संख्या में वृद्धि होती है। यानी लैंगिक जनन में सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल सही बात है। जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रियाओं में जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। अलैंगिक जनन के दौरान तो कुछ विभिन्नताएं आती है, उसके अंदर विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित नहीं होती। अलैंगिक जनन के दौरान विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित नहीं होती, यह गलत है। जनन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है। यानी लैंगिक जनन के दौरान जो विभिन्नताएं होती है वो वंशागत हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर नंबर सी गलत है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप 8 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। किसी जीव की बाह्य प्रकटीकरण लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहलाता है और जीन प्ररूप उसका जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। पहला, कौन कौन से कथन सही हैं? किसी जीव के बाह्य प्रकटीकरण को जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था किसी जीव के बाह्य प्रकटीकरण को क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप कहते हैं या फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लक्षण प्ररूप कहते हैं या फिनोटाइप कहते हैं। किसी जीव के बाह्य प्रकटीकरण को जीन प्ररूप या जीनोटाइप नहीं कहते, उसको लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। तो पहला तो इसमें गलत है। आगे देखते हैं। वह लक्षण जो स्वयं को F1PD में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। यानी देखो, वह लक्षण जो स्वयं को F1PD में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। बिल्कुल, जो अभिव्यक्त होता है वो प्रभावी लक्षण होता है और जो F1PD में नहीं दिखता वो अप्रभावी लक्षण होता है। सही है। ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण को लिया जाता है एक संकरण कहलाता है। बिल्कुल, एक संकर संकरण में एक लक्षण को लेते हैं, जबकि द्विसंकर संकरण में 2 लक्षणों को लिया जाता है। ये भी सही है। आगे वाला डी, वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक हमेशा जीन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बी सही है, सी सही है और डी सही है। तो केवल बी, सी और डी, इसमें पहला क्या था? गलत था।
यानी किसी जीव के बाह्य प्रकटीकरण को अपन क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं या लक्षण प्ररूप कहते हैं। वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में होता है प्रभावी कहलाता है, जो नहीं होता अप्रभावी कहलाता है। एक संकरण में एक लक्षण को लिया जाता है, द्वि संकरण में दो लक्षणों को लिया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गार्डन पी मटर। याद आ गया, गार्डन पी मटर जो मेंडल ने प्रयोग किए थे। गार्डन पी मटर के पौधे में पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी लक्षण के रूप में अभिव्यक्त होता है। यानी जो मटर के पौधे में जो 7 लक्षणों पर उसने प्रयोग किए थे उसमें एक लक्षण था पुष्प का रंग। तो उसमें दो लक्षण होते हैं, एक तो प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। तो पुष्प के रंग में कौन सा प्रभावी लक्षण था, तो श्वेत था, सुनहरा था, काला था या बैंगनी था। जो मटर के पौधे में पुष्प का जिस रंग की बात कर रहे हैं, तो पुष्प के रंग में प्रभावी लक्षण की बात कर रहे हैं, तो पुष्प के रंग का प्रभावी लक्षण था बैंगनी। कौन सा था, बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, बैंगनी। पुष्प के रंग में प्रभावी लक्षण तो था बैंगनी और अप्रभावी लक्षण था श्वेत या सफ़ेद। ये कौन सा था, अप्रभावी लक्षण था। तो अप्रभावी लक्षण तो कौन सा था इसमें, सफ़ेद। सफ़ेद तो क्या था, अप्रभावी लक्षण था। और प्रभावी लक्षण कौन सा था, बैंगनी। तो आंसर नंबर डी। याद रखना, पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी था, बैंगनी। पूछा जा सकता है कौन सा रंग अप्रभावी था, सफ़ेद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन से गार्डन मटर के पौधों में बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है। अब पूछा गया है बीजों के लिए कौन सा लक्षण प्रभावी था। पहले तो पुष्प का रंग पूछा गया था। पुष्प के रंग में तो प्रभावी था बैंगनी, अप्रभावी था सफ़ेद। अब बीजों के लिए प्रभावी लक्षण पूछा गया है, तो बीजों के लिए प्रभावी लक्षण था, एक तो बीज कैसे थे, पीले रंग के हुए, एक बीज कैसे थे, गोल थे। तो पीला और गोल ये है बीजों के लिए प्रभावी लक्षण था। कैसा था बीजों के लिए प्रभावी लक्षण, पीला और गोल। याद रखना, बीजों के लिए प्रभावी लक्षण था, एक तो पीला था, एक गोल था। यानी बीजों की आकृति तो कैसी थी, गोल थी। और बीजों का रंग कैसा था, पीला था। वैसे भी बीज पीले ही होते हैं, तो उससे आपको याद रह जाएगा बीज कैसे थे, पीले थे। उनकी बीजों की आकृति कैसी थी, गोल थी। वो जुरीदार नहीं थे, जुरीदार तो उसका अप्रभावी था। तो बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है पीला और गोल। तो ऑप्शन नंबर बी, पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी था, बैंगनी, अप्रभावी था सफ़ेद। आगे इनको अपन थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, मटर के पौधों में मेंडल द्वारा 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया था। तो कितने लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने मटर के पौधों पर, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। बार बार आ रहा है। जब बैंगनी और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों का संकरण कराया गया, यानी रंग की बात हो रही है, जब बैंगनी और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों का संकरण कराया गया, तो प्रथम पीढ़ी में सभी फूल किस रंग के निकले, बैंगनी रंग के निकले। तो प्रभावी लक्षण तो कौन सा हो गया, बैंगनी। अप्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, सफ़ेद। अब बैंगनी रंग एक प्रभावी लक्षण है, जबकि श्वेत रंग दबा हुआ रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण है। अब मेंडल ने जो 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, उसका अपन एक सारणी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। हाँ, ये 7 लक्षणों में अपन ने पढ़ लिया है। एक तो पुष्प का रंग 5 नंबर पे, पुष्प का रंग कैसा था, बैंगनी, तो उसमें प्रभावी था, श्वेत जो था अप्रभावी था। पुष्प का रंग हमने पढ़ लिया है। एक अपन ने बीजों का रंग पढ़ लिया 3 नंबर पे। बीजों का रंग कैसा था, प्रभावी तो कौन सा था, पीला, अप्रभावी कौन सा था, हरा। बीजों में याद रखना, प्रभावी तो कौन सा था, पीला, अप्रभावी था हरा। यानी बीज पीले होते हैं पकने पर और वैसे वो हरे होते हैं, तो इसे याद रख लेना। प्रभावी लक्षण तो था बीजों का पीला और अप्रभावी था हरा। ये दोनों अपने पढ़े। साथ अपन ने पढ़ा बीज की आकृति पढ़ी है। बीज की आकृति कैसी थी, बीज की आकृति गोल होती है, तो गोल तो प्रभावी लक्षण था। और झुरीदार उसका क्या था, अप्रभावी लक्षण था। इस प्रकार हमने 3 का तो स्पेशल अध्ययन किया है। पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी, श्वेत अप्रभावी। बीज का रंग पीला प्रभावी, हरा अप्रभावी। बीज की आकृति गोल प्रभावी, झुरीदार अप्रभावी। अब चलते हैं फली का रंग। अब एक था फली का रंग। अब मटर की फली का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो जो मटर की फली होती है उसमें प्रभावी लक्षण तो क्या था, हरा था। और जब वो सूख जाती है तो उसका पीली हो जाती है, तो अप्रभावी लक्षण था पीला। यानी फली का रंग कैसा था, प्रभावी लक्षण तो है हरा, अप्रभावी लक्षण है पीला। याद रख लेना बीज को ध्यान से पढ़ना।
फली का रंग पूछ रहा है तो उसको भी ध्यान से पढ़ना। तो फली का रंग हरा प्रभावी लक्षण है, पीला अप्रभावी लक्षण। अब फली की आकृति कैसी होती है? मटर की पहली फली फूली हुई होती है, तो फूली हुई तो प्रभावी लक्षण है, और सिकुड़ी हुई कुछ में दाने नहीं पड़ते तो वो होती हैं सिकुड़ी हुई। तो फली की आकृति कैसी होती है? फूली हुई तो है प्रभावी, सिकुड़ी हुई है अप्रभावी। यानी अपन ने 5 बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए। अब बच्चे हैं 2। अब पादप की लंबाई, ये तो अपन को याद ही है। पादप की लंबाई जो लंबा है वो तो उसका प्रभावी लक्षण है, और जो बौना है वो अप्रभावी लक्षण है। ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, ये तो वैसे याद हो गया। अब बच्ची पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ या अक्षीय, यानी कक्षस्थ भी नाम लिखा जाता है एक, कक्षस्थ ये भी, या अक्षीय ये तो होता है प्रभावी लक्षण, और अग्रस्त ये होता है अप्रभावी लक्षण। इसको याद रख लेना, कक्षस्थ या अक्षीय और अग्रस्त होती है वो अप्रभावी लक्षण होता है। यानी पादप की लंबाई कैसी हो गई? लंबा प्रभावी है, बोना अप्रभावी है, पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी है, श्वेत अप्रभावी है, बीज की आकृति गोल प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है, बीज का रंग पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी है, फली का रंग हरा प्रभावी हो जाएगा और पीला अप्रभावी हो जाएगा। फली और बीज में डिफरेंस है, उल्टा है। फली की आकृति फूली हुई और सिकुड़ी हुई अप्रभावी है, जबकि पुष्प की स्थिति यानी अक्षीय या कक्षस्थ और अग्रस्त है वो अप्रभावी लक्षण है। तो ये मेंडल के द्वारा जो 7 लक्षणों का अध्ययन किया गया था उसको अपन ने अच्छे से याद कर लिया है। इनमें से 1% छपने की बहुत चांसेज होते हैं। आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में चलने से पहले हम थोड़े आनुवंशिकी की सामान्य शब्दावली के बारे में थोड़ा अध्ययन और करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें जाननी बहुत आवश्यक है। देखो, आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? आनुवंशिकता की मूल इकाई होती है जीन। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या होती है? जीन। आनुवंशिकता की मूल इकाई जीन कहलाती है। अब जीनोम क्या होता है? किसी जीव के सभी जीनों का पूरा समूह है, यानी सभी जीनों का समूह होता है, या संपूर्ण जो डीएनए का अनुक्रम होता है उसे बोलते हैं जीनोम। यानी सभी जीनों का समूह है या संपूर्ण डीएनए अनुक्रम एक ही बात है, उसको बोलते हैं जीनोम। तो आनुवंशिकता की मूल इकाई तो जीन और सभी जीनों का समूह कहलाता है जीनोम। अब जीनोटाइप या जीन प्ररूप, अपने पढ़ा था जीनोटाइप और फिनोटाइप। जो जीनोटाइप और जीन प्ररूप क्या होता है? जीव की आनुवांशिक संरचना, यानी जीव की आनुवांशिक संरचना कैसी है वो होता है जीनोटाइप या जीन प्ररूप। क्या होता है? जीनोटाइप या जीन प्ररूप होता है जीव की आनुवांशिक संरचना। याद रखना, जीव की आनुवांशिक संरचना होती है वो जीनोटाइप या जीन प्ररूप कहलाता है। फिनोटाइप क्या होता है? लक्षण प्ररूप। किसी जीव में दिखने वाले बाहरी लक्षण होते हैं ना, ऊंचाई, रंग आदि। किसी जीव के बाह्य लक्षण या बाहरी लक्षण जो दिखते हैं कि उसकी ऊंचाई कितना है, रंग क्या है, वो होते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप यानी जीव की आनुवांशिक संरचना वो तो होती है जीनोटाइप, और बाहरी लक्षण होते हैं ना उसका ऊंचाई, रंग, वो होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है बाह्य प्रकटीकरण या बाह्य लक्षण जो हमें दिखते हैं, वो होता है जैसे ऊंचाई, रंग, आकार, ये सब क्या होते हैं? फिनोटाइप लक्षण प्ररूप कहलाते हैं। तो याद रखना, जीनोटाइप जीव की आनुवंशिक संरचना और फिनोटाइप जीव के दिखने वाले बाहरी लक्षण। गुणसूत्र या जिन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं? गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहलाती है। अब नेक्स्ट है एलील। एलील अपने अभी पढ़ा था, जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। कोई विशेष जीन होता है उसे अपन बोलते हैं एलील। जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। जैसे कोई लंबा है उसके लिए अपन टी लिखते हैं, वो उस जीन का विशेष लक्षण है जो आगे वाली पीढ़ी में जाता है, तो जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। आपको याद रखना, वैकल्पिक रूप, जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या होता है? वह अणु जो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है डीएनए कहलाता है। वह अणु जो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है डीएनए कहलाता है। नेक्स्ट है म्यूटेशन।
ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डीएनए में होने वाला अस्थायी परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। यानी डीएनए में होने वाला अस्थायी परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। तो आनुवंशिकता की मूल इकाई जीन हो गई, जीनों का समूह जीनोम कहलाता है। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना जीनोटाइप कहलाती है और बाहरी लक्षण फिनोटाइप कहलाते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। जीन का वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं और डीएनए में होने वाला अस्थायी परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूटेशन, डीएनए में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। कुछ और शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। विषम युग्मजी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हेटेरोजाइगस, विषम युग्मजी जिसे हेटेरोजाइगस भी, आप इनके इंग्लिश नाम भी याद रखना। विषम युग्मजी को बोलते हैं हेटेरोजाइगस और सम युग्मजी को बोलते हैं होमोजाइगस। आप इसको याद रख लो, होमोजाइगस को क्या होते हैं, होम छोटा सा नाम है उससे छोटा है, तो ये तो होते हैं सम युग्मजी और हेटेरोजाइगस होते हैं विषम युग्मजी। तो होमोजाइगस क्या है? सम युग्मजी। अब देखो पहला पढ़ते हैं हेटेरोजाइगस विषम समयुग्मजी। जब किसी विशेष जीन के दो अलग अलग एलील होते हैं, यानी किसी विशेष जीन के दो अलग अलग एलील होते हैं, वो तो होता है विषम युग्मजी। और जब किसी विशेष जीन के दोनों एलील समान हो या एक जैसे हो, वो होता है समयुग्मजी। यानी जो युग्मक होते हैं वो समान होते हैं, जो यानी वो होता है समयुग्मक। और विषम युग्मक जी होता है जिसमें किसी विशेष जीन के दो अलग अलग एलील होते हैं और दोनों एलील समान हो तो समयुग्मक, होमोजाइगस। और समझते हैं, मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं। समझने का प्रयास करना। मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं। कारक यानी फैक्टर होते हैं। मेंडल ने फैक्टर शब्द का यूज किया था। मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं, जैसे लंबे के लिए टी, बोने के लिए स्मॉल टी। जब ये दोनों कारक समान हो तो इस स्थिति को समयुग्मजी कहते हैं, और जब ये विपरीत हो तो इस स्थिति को हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण के लिए समयुग्मजी जैसे टी, समयुग्मजी कौन सा हो गया? दोनों कैपिटल टी। विषम युग्मजी कौन सा हो गया? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। समझ आ गया होगा क्या समयुग्मजी है, क्या विषम युग्मजी है। समयुग्मजी को बोलते हैं होमोजाइगस, यानी दोनों एलील समान है। विषम युग्मजी दोनों एलील असमान है। आगे चलते हैं, दो नाम और हैं। एक नाम तो है हेरिडिटी, एक नाम है हेरिडिटी, एक है वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस। दोनों सेम नाम है, हेरिडिटी, वंशानुक्रम। अब माता पिता से संतानों में जैविक लक्षणों का पारित होना, लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरण, ये दोनों के काम एक ही है। जैसे माता पिता से संतानों में जैविक लक्षणों का पारित होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। अब इसको समझने का प्रयास ऐसे करना कि जब लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में चले जाते हैं ना, स्थानांतरित हो जाते हैं, अपने पिता से बेटे में कौन कौन से लक्षण आए, वो तो क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। यानी वो तो उस वंश के लक्षण है जो उसमें आ गए। और हेरिडिटी वही लक्षण होते हैं जो अगली पीढ़ी में जाने होते हैं, लेकिन उससे कुछ लक्षण अगली पीढ़ी में हस्तांतरण होते हैं, वंशानुक्रम कहलाते हैं। और वरना वो सारे पारित होना हेरिडिटी कहलाता है। दोनों सेम या उसमें बहुत बारीक अंतर है, कोई ज़्यादा बात नहीं, यह समझ आ जाएगा आगे, है ना। आगे चलते हैं, आगे दो तीन और पढ़ते हैं। एक होता है प्रभावी लक्षण जिसे डोमिनेंट बोलते हैं। जो लक्षण अपूर्ण पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है जैसे टी, वो तो होता है प्रभावी लक्षण, इसे डोमिनेंट बोलते हैं। दूसरा है अप्रभावी लक्षण, जो अपूर्ण पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता। दबा हुआ लक्षण होता है जो तभी प्रकट होता है जब दोनों एलील एक जैसे हो। यानी पर एक तो होता है प्रभावी लक्षण, एक होता है अप्रभावी। प्रभावी को डोमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, अप्रभावी को रिसेसिव बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, लिंग निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम कौन से होते हैं? यानी लिंग निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम कौन से होते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी 23 जोड़े होते हैं। अब महिलाओं में तो क्या होते हैं? 44 तो गुणसूत्र होते हैं प्लस 2 गुणसूत्र होते हैं अक्ष और अक्ष, यानी 46 गुणसूत्र हो गए, दोनों अक्ष समान होते हैं। पुरुष में क्या होता है? 44 प्लस अक्ष और वाई, यानी लिंग को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र होते हैं अक्ष और वाई जो पुरुष में होते हैं। अक्ष अक्ष का होता है तो लड़की पैदा होती है, और अक्ष वाई का संकरण होता है तब लड़की का जन्म होता है। तो लिंग को निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम कौन से हैं? अक्ष और वाई। एक नाम और है ऑटोसोम। क्या नाम है?
ऑटोसोम नीचे आ रखा है ना, ये ऑटोसोम। वह क्रोमोसोम जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते ऑटोसोम कहलाते हैं। वह क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते ऑटोसोम कहलाते हैं, यानी 22 जोड़े ऑटोसोम हो गए। अब आगे चलते हैं। हाइब्रिड, एक नाम आपने सुना कि कौन सा बीज लाए हो, हाइब्रिड बीज लाए। अब ये हाइब्रिड क्या है, दो विभिन्न जीन वाले माता पिता से उत्पन्न संतान, यानी दो अलग अलग माता पिता से उत्पन्न संतानें होती हैं, जैसे टी और टी, यानी दो, एक पौधा लंबा है एक बोना है, उन दोनों का संकरण कराया जाता है तो बीज का जो बीज निकलता है यानी वो होता है हाइब्रिड। समझ गए होंगे। दूसरा देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण। एकल संकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड बोलते हैं ना, ये तो मोनो हाइब्रिड है। मोनो हाइब्रिड क्या होता है, एक ही लक्षण पर आधारित संतानों का संकरण कराया जाता है। मोनो हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड तो यानी संकरण है दो जीनों का। अब मोनो हाइब्रिड में तो क्या होता है, एकल संकरण है ये, तो इसमें मोनो हाइब्रिड का अर्थ होता है कि एक ही लक्षण पर आधारित संतानों का संकरण, यानी उसमें एक को ही रखते हैं, जैसे ऊंचाई को ले लिया कि लंबा है और बोना, इन दोनों का संकरण करा दिया, एकल संकरण हो गया, और इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। अब एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसे द्विसंकरण बोलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसे द्विसंकरण बोलते हैं, इसमें दो लक्षणों पर आधारित संतानों का संकरण कराया जाता है, जैसे एक तो रंग का ले लिया, एक आकार का ले लिया। समझ आ गया होगा। हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड यानी एकल संकरण, डाई हाइब्रिड यानी द्विसंकरण में दो लक्षणों पर आधारित। दो नाम और है, एक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और ट्रांसलेशन क्या होता है, यानी प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मटर के पौधों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, मटर की बात कर रहे हैं, आए हैं तब से, तब मटर के पौधों में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो वो होती है 14। कितनी होती है, 14 होती हैं। आगे चलते हैं। मेंडल ने किस शब्द का प्रयोग वर्तमान जीन के लिए किया था। जीन शब्द पहले नहीं था, तो मेंडल ने जीन शब्द के लिए फैक्टर का प्रयोग किया था। टू फैक्टर होते हैं, बोलता था बार बार, प्रभावी अप्रभावी फैक्टर, यही जीन होता है। तो किस शब्द का यूज किया था, फैक्टर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एकल संकरण में F2PD का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। जब एकल संकरण कराया जाता है उसमें F2PD का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। एकल संकरण की बात हो रही है, फिनोटाइप अनुपात, कौन सा अनुपात पूछा गया है, फिनोटाइप अनुपात पूछा गया है, यानी बाहरी रूप से देखने पर पौधे कैसे दिखाई दिए थे। यानी जब मेंडल ने प्रयोग किए थे तो उसका फिनोटाइप यानी बाहरी रूप से कैसे दिखे थे, तो F2PD में दिखे थे 3 तो लंबे दिखे थे, 1 बोना दिखा था, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। एकल संकरण में F2PD का फिनोटाइप अनुपात क्या है, 3:1। द्विसंकरण में F2PD का फिनोटाइप अनुपात क्या है। द्विसंकरण जब कराया गया तो उसमें क्या था अनुपात, उसमें था 9:3:3:1। याद रखना, एकल संकरण में तो फिनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1। द्विसंकरण में अनुपात क्या था फिनोटाइप, 9:3:3:1। समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं एक बार दोबारा। मेंडल के आनुवंशिकता नियमों में पहला और दूसरा एक संकरीय क्रॉस के आधार पर थे, तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर थे। एकल संकरण या मोनो हाइब्रिड उस स्थिति को कहते हैं जब दो ऐसे माता पिता का क्रॉस किया जाता है जो एक ही लक्षण में अलग अलग होते हैं। एकल संकरण हो गया, और द्विसंकरण में दो लक्षणों को कहते हैं। अब देखो एकल संकरण में अनुपात क्या होता है, फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। कितने अनुपात होते हैं, 3:1। बाहरी रूप से क्या दिखे थे, देखो ये लंबा, ये F2PD ये रही, 1 2 3 लंबे दिखे थे, ये तीनों लंबे हैं, ये बोना है, तो ये तो बाहर से देखने पर दिख रहे हैं कि कैसे थे, 3 लंबे थे 1 बोना था, तो फिनोटाइप अनुपात क्या, 3:1। लेकिन इसका जीनोटाइप अनुपात क्या था, यानी जीन कैसे थे, तो इसमें देखो एक तो शुद्ध लंबा था और 2 संकर लंबे थे और 1 शुद्ध बोना था, तो इसका जीनोटाइप अनुपात अगर पूछा जाए तो वो होता है 1:2:1। यानी एक संकरीय क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात तो 3:1 होता है, जबकि जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1।
और द्विसंकरण में तो एफटीपीडी में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:3:1 होता है। लेकिन पहली पीढ़ी के एकल संकरण के दोनों याद रखना, फिनोटाइप तो 3:1 होता है और जीनोटाइप 1:2:1 होता है। चित्र को आप पहले समझ ही चुके हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कायिक विभिन्नता में परिवर्तन किस स्तर पर होते हैं? कायिक विभिन्नता में परिवर्तन किस स्तर पर होते हैं? जीन स्तर पर होते हैं, क्रोमोसोम स्तर पर होते हैं, शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होते हैं या जनन कोशिकाओं में होते हैं? तो कायिक विभिन्नता यानी शरीर की विभिन्नता तो सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तन होते हैं। कायिक विभिन्नता में परिवर्तन किस स्तर पर होते हैं? शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जननिक विभिन्नता क्या है? जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण क्या होती है? जननिक विभिन्नता होती है। एक जीव के डीएनए में बदलाव के कारण होती है। जननिक विभिन्नता जैसे कोई लंबा है, उससे वो आनुवांशिक की जो विभिन्नताएं आती है ना, किसी की आंखों का रंग हरा है, तो ये होती है जननिक विभिन्नताएं। तो ये जनन कोशिकाओं में होती है, यानी जीन स्तर पर, क्रोमो स्तर पर और जनन कोशिकाओं में जो विभिन्नताएं होती है वो तो होती है जननिक विभिन्नताएं। और कायिक विभिन्नता वातावरण या अन्य कारकों के कारण जो विभिन्नताएं होती है, यानी वातावरण या अन्य कोई कारणों के कारण कोई विभिन्नताएं हो जाए, वो होती है कायिक विभिन्नता, यानी ये वंशानुगत नहीं होती। जननिक विभिन्नताएं तो वंशानुगत होती हैं और कायिक विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती। आ गया होगा समझ में कायिक विभिन्नता और जननिक विभिन्नता में क्या अंतर है? कायिक विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती, जबकि जननिक विभिन्नताएं वंशानुगत होती है। दो बातें हो रहा है। जीन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द के लिए मेंडल ने तो फैक्टर शब्द का यूज किया था। तो जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जोहान सेन ने किया था। जीन से याद रख लेना, जोहान सेन। जीन शब्द का प्रथम प्रयोग जोहान सेन ने किया था। अब जेनेटिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? जेनेटिक शब्द का प्रथम प्रयोग 1905 में विलियम बेटसन ने किया था। जेनेटिक शब्द का प्रथम प्रयोग 1905 में विलियम बेटसन ने किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोलिज्म भी बोलते हैं, इस क्रोमोसोम की त्रिगुणता के कारण होता है। ये है एक रोग है डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोलिज्म भी बोलते हैं, किस क्रोमोसोम की त्रिगुणता के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। ये डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म क्या होता है? ये डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म क्या होता है? इसमें 21वां जो गुणसूत्र, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। अब इसमें क्या होता है, जो 21वां गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है, इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, बाकियों में डाउन सिंड्रोम में इसमें 21वां गुणसूत्र 3 होते हैं। कितने होते हैं 21वें गुणसूत्र? 3 होते हैं। त्रिगुणता आ गया ना, ट्राइसोमी। तो इसमें 21वां जो गुणसूत्र है वो 3 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए गुणसूत्र? 47। यानी डाउन सिंड्रोम रोग से पीड़ित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र होते हैं और इसमें 21वां गुणसूत्र होता है 3 होते हैं। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। और ये ऐसे व्यक्ति छोटे कद और मंद बुद्धि वाले होते हैं और पुरुष नपुंसक होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? एक और रोग होता है टर्नर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। कितनी होती है? 45। और ये महिलाओं में होता है। महिलाओं में क्या अक्ष गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें एक अक्ष गुणसूत्र है वो अनुपस्थित होता है। तो इन महिलाओं में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनका कद भी छोटा होता है और ये नपुंसक होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 45। एक अक्ष गुणसूत्र नहीं होता। जबकि डाउन सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र अधिक होता है? 21वां गुणसूत्र अधिक होता है। इस प्रकार आज हमने आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली को 19% के साथ, उसकी अनेक ट्रिक के साथ हमने उसको बारीकी से अध्ययन किया है। अब आनुवांशिक से संबंधित हमने लगभग सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं। इन्हीं से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील, जीन, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, अनुपात 3:1, फिनोटाइप अनुपात 1:2:1, जीनोटाइप अनुपात, द्विसंकर में 9:3:3:1 अनुपात, इन्हीं प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई एक प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।